वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने लेसन खोल रखा वो साउंड ऑफ म्यूज़िक का। साउंड ऑफ म्यूज़िक जैसा कि पढ़ने वाले सब जान गए होंगे कि साउंड ऑफ म्यूज़िक जो है बिहाइव बुक का लेसन नंबर 2 है। अब बिहाइव बुक कक्षा 9 के लिए है, तो कक्षा 9 के लिए जो बुक है उसका दूसरा लेसन आज पढ़ाने वाला हूँ। तो जो लोग मेरी रेगुलर क्लास से पढ़ रहे होंगे उनको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि इसके पहले मैंने उनको द फन दे हैड इसको एक पूरी तरीके से इस लेसन को एक्सप्लेन किया था हिंदी में, और उसके बाद इसका जल्दी ही अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका क्वेश्चन आंसर दिया है। तो अब इसको मैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक को पढ़ाने वाला हूँ। साउंड ऑफ म्यूज़िक जैसा कि पढ़ने वाले बुक में जानते हैं कि 2 पार्ट में है। पहला साउंड ऑफ म्यूज़िक जो इसमें है पार्ट 1 है एवलिन ग्लेन लिसन म्यूज़िक विदाउट हेयरिंग इट। मतलब जो एवलिन ग्लेन ही होती है, ये जो म्यूज़िक सुनती है बिना सुने हुए म्यूज़िक सुनती है। अब कैसे बिना सुने हुए म्यूज़िक सुनती है ये आगे लेसन में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसे जान जाएंगे कि बिना सुने हुए कैसे म्यूज़िक सुनती है। और दूसरा पार्ट हमारे पास है कि जो है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है, जो शहनाई के ऊपर लिखा गया है। तो पहला पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। पहले पार्ट को शुरू करने पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर जो है डेबरा कॉली है। डेबरा कॉली को जो मेसन कॉली भी कहा जाता था, और ये इंडिया में पैदा हुई थी और टोरंटो में बड़ी हुई, कनाडा टोरंटो में बड़ी हुई। और इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटी थी वेस्टर्न ओंटारियो, वहाँ पे पढ़ी, और फिर वो ओटावा चली गई जॉब के लिए। जॉब वहाँ पे जाके एक सर्विस कमेटी में वो जॉब करने लगी। जॉब को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने UNRWA में 2 साल तक कार्य किया। UNRWA क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। इसमें 2 साल तक काम किया बेरूत में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे लेसन के बारे में क्या है। लेसन जो है एक ऐसी लड़की के बारे में है जो हैंडीकैप होती है, मतलब जो डीफ होती है, सुन नहीं पाती है किसी कारण से, तो उसके बारे में है। और वो बताते हैं कि इस लेसन में बताया गया है कि वो लड़की जो थी, वो लड़की इतनी टैलेंटेड थी कि बिना सुने हुए वो महान संगीतज्ञ बन गई थी। कई सारे प्राइज़, कई सारे पुरस्कार उसने संगीत क्षेत्र में प्राप्त किए थे, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो हर प्रकार के संगीत को, उसने हर प्रकार के जो वाद्य यंत्र थे उसे बजाना सीखा था बिना सुने हुए। सबसे बड़ी बात है कि बिना सुने हुए, क्योंकि ये लेसन का मतलब ही है एवलिन ग्लेनी लिसन्स साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब साउंड सुनती है लेकिन बिना सुने हुए कैसे साउंड सुनती है। चलिए लेसन पढ़ते हैं तब हम जान पाएंगे कि कैसे बिना सुने हुए साउंड सुनती है। रश आवर क्राउड जॉस्टल द फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब रश आवर मतलब भीड़ वाली समय था, भीड़ भरा हुआ समय था। और अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म मतलब भूमिगत रेलवे स्टेशन था, जो भूमिगत ज़मीन के नीचे रेलवे स्टेशन था, ऐसा रेलवे स्टेशन था। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब दुबली पतली सी, यहाँ पे देखिए दुबली पतली लिखा हुआ है। स्लाइट गर्ल दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल की थी लेकिन 17 साल की लगती नहीं थी। वॉज नर्वस एज येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग द ट्रेन। जो घबराई हुई थी, लेकिन जो घबराई हुई थी, वहाँ पे बैठी हुई घबराई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन उसके पास आ रही थी तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी धमक सुन के उसके अंदर एक्साइटमेंट भी आ रही थी, उत्तेजना भी आ रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ये उसकी जो प्रेस्टिजियस मतलब जो एक विख्यात सुविख्यात जो म्यूज़िक एकेडमी थी, रॉयल म्यूज़िक एकेडमी लंदन की, उसमें उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और ऐसी लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा जो डाउंटिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर भय पैदा करने वाला था। जैसे कोई नई जगह जाता है तो उसके अंदर मन के अंदर भय नहीं आ जाता, तो ऐसा किसी नई टीनेजर लड़की, टीनेजर मतलब जो 17-18 साल की हो, किशोर लड़की के मन में वो जो उस उतनी बड़ी एकेडमी में ज्वाइन करना, पहले दिन जाना, एक भय सा पैदा करने वाला था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज दैन मोर। लेकिन ये एस्पायरिंग मतलब जो ये उत्सुक लड़की थी, जो म्यूजिशियन थी, उत्सुक म्यूजिशियन थी, इससे कहीं अधिक फेस करना था उसे, इससे कहीं अधिक उसका उसे सामना करना था। जितना वो महसूस करी थी उससे अधिक उसका सामना करना था। सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो लगभग बहरी थी, मतलब लगभग बहरी थी, मतलब 98% तो लगभग बहरी थी, थोड़ा बहुत कहीं सुन लेती थी। एवलिन ग्लेनी लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब इसमें जो यहाँ पे ये पैराग्राफ जो शुरू हुआ, ये पैराग्राफ उसके पास्ट की तरफ बता रहा है, उसके पास्ट में क्या उसके साथ हुआ वो बता रहा है। एवलिन ग्लेनी लॉस हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन
द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो। मतलब उसकी माँ याद करती है कि उन्होंने एवलिन जो ग्लेन थी उसके जब 8 वर्ष की थी तभी उन्होंने इस बात को नोटिस किया था, तभी ये बात उनके संज्ञान में आई थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। और एवलिन ग्ले वॉज वेटिंग फॉर टू प्ले द पियानो। एवलिन ग्लेन जो थी एक बार जो पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उनका नाम पुकारा, जो बजाने वाले थे उन्होंने उनका नाम पुकारा लेकिन वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर्ड। मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ, इस बात की महसूस हुआ कि वो सुन नहीं सकती है। सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी मतलब उसकी माँ। उसकी माँ ने ये कहा कि मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि अब वो सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट ए वाइल कुछ समय तक एवलिन जो थी इस बात को बना के सबके लिए कॉन्सील मतलब छिपा रखा। हर ग्रोइंग डीपनेस उसकी बढ़ती हुई बहरेपन को अपने टीचर से, अपने दोस्तों से छिपाने में कामयाब हो गई। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब जैसे ही वो 11 वर्ष की थी, जब वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स आर डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ग्यूड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और लेकिन जब वो 11 वर्ष की जब वो 11 वर्ष की धीरे धीरे हुई तो वो अपनी बात को छिपा नहीं पाई। उसकी जो बहरेपन की बात थी उसके दोस्तों को, उसकी टीचर सबको पता लग गई। और उसकी हेड मिस्ट्रेस मतलब जो प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने इस बात की प्रार्थना की। हर पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता से प्रार्थना की टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसे जो है विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, जब वो इस विशेषज्ञ के पास लेके गए, उनकी प्रधान अध्यापिका की जो प्रार्थना थी उनके माता पिता ने सुन ली और उसे वो विशेषज्ञ के पास ले गए। दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो इसलिए ख़राब हुई थी क्योंकि उसके जो कई सारे सिवियरली नर्व डैमेज हो गई थी, मतलब उसके अंदर के कई सारे तंतु बेकार हो गए थे, इसलिए उसकी क्षमता जो सुनने की थी वो ख़त्म हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, किनको? एवलिन के माता पिता को, यानी पेरेंट्स को उनके सलाह दी गई दैट शी वुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, कि उसे सुनने वाले मशीन लगा दी जाए, उसके कानों में सुनने वाली मशीन लगा दी जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों वाले स्कूल, मतलब जहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जो सुन नहीं सकते हो, ऐसे स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तब एवलिन ने कहा कि तब सब कुछ एकाएक काला पड़ गया, तो अंधेरा हो गया, मतलब उसकी ज़िंदगी में एकदम से अंधेरा हो गया, जैसे उसे पता लगा कि वो सुन नहीं सकती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो सब कुछ इतनी आसानी छोड़ने वाली नहीं थी, बहुत हिम्मती लड़की थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, उसने इस बात का निर्णय ले लिया, इस बात की बिल्कुल अपने अंदर इस बात का डिटर्मिनेशन अपने अंदर कर लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो एक साधारण सा जीवन जिएगी, सबकी तरह का जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने जो संगीत के प्रति उसकी इच्छा है, संगीत के प्रति उसकी जो लालसा है, उसके पीछे अपने जीवन को लगा देगी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जो थी जाइलोफोन बजा रही थी, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जाइलोफोन, उस जाइलोफोन को बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि वो भी इसे बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, लेकिन कई सारे अध्यापक थे उसके, कई सारे अध्यापकों ने उसे डिस्करेज किया, मतलब उसका हतोत्साहित किया कि अब ये कुछ नहीं कर सकती, तुम बहरी हो, तुम्हें म्यूज़िक क्या आएगा, तुम म्यूज़िक सुन ही नहीं सकती, तो म्यूज़िक तुम ऐसे अच्छे कैसे बजा सकती हो, यही सारी बातें करके उसे डिस्करेज किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, और लेकिन जो एक तबला वादक थे, परक्यूशनिस्ट मतलब होता है ड्रमर, तबला वादक, यहाँ पे लिखा है, देखिए तबला वादक लिखा है, साथ साथ देखिए इसके, अब मैं ऐसी बुक लेकर बैठा हूँ कि इसके साथ साथ नीचे जो वर्ड्स हैं इनकी कुछ टिपिकल मीनिंग आपको सामने दिख जाएगी। अगर आप इस लेसन को पढ़ते चल रहे हैं तो इनकी वर्ड्स की मीनिंग आप भी साथ में नोट करते रहिए और धीरे धीरे करके आप इसे एकदम से पढ़ने लगेंगे। तो उसके एक प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फॉर्ब्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके अंदर कुछ उम्मीद देखी, कुछ उसके अंदर उसके होप दिखाई दी कि ये कुछ कर सकती है, ये लड़की कुछ कर सकती है, ये होप उसके अंदर नजर आई। किसको? उस रॉन फॉर्ब्स को नजर आई कि उसके अंदर, लड़की के अंदर कुछ होप है, कुछ उम्मीद है। सी बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम डिफरेंट नोट, और उन्होंने दो बड़े बड़े तबले लिए, ढोल लिए, उनके ऊपर
दो डिफरेंट नोट मतलब दो प्रकार की धुनें बजाई। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ये उन्होंने कहा था, किसने? फॉर्ब्स ने कहा था। ही वुड से, वो कहते कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे कि कहीं और से महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, तब एवलिन कहती सडनली, अचानक। तब एवलिन ने कहा कि अचानक आई रियलाइज्ड आई कुड फीड हायर ड्रम फ्रॉम माई वेस्ट अप, कि मैं जो बड़ा वाला ड्रम था उसकी आवाज़ अपनी कमर से ऊपर महसूस कर सकती हूँ, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला था उसको अपनी कमर के नीचे महसूस कर सकती हूँ। फॉर्स रिपीटेड टू द एक्सरसाइज, और फॉर्स ने इस प्रकार के जो प्रयास था, इस प्रकार के अभ्यास को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और जल्द ही मतलब एवलिन ने इस बात को महसूस कर लिया कि वो कुछ प्रकार के विशेष धुनें जो थी अपने पार्ट, अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों से सुन सकती है। आई हैड लर्नड ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और मैंने इस बात को सीख लिया। तब क्या कहा एवलिन ने? ये एवलिन ने कहा कि मैंने इस बात को सीख लिया, अपने शरीर को और अपने जो दिमाग को विभिन्न प्रकार के धुन की जो वाइब्रेशन होती है, उनके जो कंपन होते हैं, उन कंपन के प्रति कैसे सचेत किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए, इस बात को उन्होंने सीखा। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो कुछ शेष था, द रेस्ट मतलब जो कुछ शेष था, वाज शीर मतलब केवल यही शेष था, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसके केवल कठिन पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम का, यानी कि शेष कार्य उसके पक्के इरादे और कठिन परिश्रम का ही बचा था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और इस स्थान के बाद उसने कभी घूमकर दोबारा नहीं देखा। सी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वॉज 16, और उन्होंने टूर्ड मतलब उन्होंने यात्रा किया, भ्रमण किया, द यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम यूके लंदन की यात्रा की, विद यूथ हाफ ऑर्केस्ट्रा के ऑर्केस्ट्रा के दल के साथ, एक गैंग के साथ उन्होंने वहाँ पे जाकर लंदन की यात्रा की, यूके की यात्रा की। बाय द टाइम सी वॉज 16, और जब वो 16 साल की तब उसने ये यात्रा की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने इस बात का निर्णय लिया कि वो संगीत को ही अपना जीवन बना लेगी। सी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उन्होंने जो रॉयल एकेडमी म्यूज़िक की रॉयल एकेडमी थी वहाँ पे उन्होंने जाके ऑडिशन दिया, मतलब परीक्षा दी, गाने की मतलब म्यूज़िक की परीक्षा थी, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, और सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उस एकेडमी यानी उस एकेडमी जो थी, वो संस्थान जो था, उस संस्थान की इतिहास में जो एवलिन ने सबसे ज़्यादा नंबर पाए थे उस ऑडिशन में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड सोलो परफॉर्मेंस। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब उस ऑर्केस्ट्रा के जो दल था उसके दल से धीरे करके अपने आप को अलग कर लिया, टू सोलो परफॉर्मेंस अकेले जो परफॉर्मेंस देने के लिए उस दल से अपने आप को अलग कर लिया। एंड द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और जब 3 साल का कोर्स पूरा हुआ, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और वो कई सारे, सी हैड कैप्चर्ड मतलब कई सारे कब्जा कर चुकी थी, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड मतलब कई सारे उच्च पुरस्कारों पर उसका कब्जा हो चुका था अर्थात कई सारे उच्च पुरस्कारों से मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इस सब के लिए एवलिन को जो एवलिन ने अपने हीरोइक अचीवमेंट को मतलब अपने हीरोइक जो नायक जो भाव होता है उस भाव की एक भी उपलब्धि के संकेत को स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। ये कहा जाता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, एंड नो ये जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट द टॉप, और वो एकदम चोटी पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सार्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त की, और अंत भाग दौड़ भरे मतलब बहुत ही भाग दौड़ भरे, जैसे क्या नहीं हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल है, बहुत ही भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के बावजूद वो दुनिया के सबसे उच्च तबला वादक जो थे उनसे भी अधिक उसने दक्षता उनसे प्राप्त कर ली।
इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। और इट इज़ इंट्रिग्यूइंग मतलब होता है आकर्षक, ये बहुत ज़्यादा आकर्षक है। टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन के जो कोई भी फंक्शन को एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग मतलब वो आराम से बिना सुने हुए कार्य को करते हुए, जो एवलिन जो कार्य करती है बिना सुने हुए करती है, तो उस कार्य को करते हुए देखना बहुत ही आकर्षक होता है। एंड आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन आवर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे की बातचीत के बाद शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने कोई भी शब्द ऐसा नहीं था कि दोबारा बोलने के लिए, मतलब प्रत्येक शब्द को एक बार में समझ लेती थी। कैसे समझती थी? द मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, एवलिन कहती है कि जो आदमी जिनकी घनी दाढ़ी होती, मूछें होती हैं, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। शी लाफ्ड, हंसते हुए इस बात को कहती है कि मुझे जो घनी दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति होते हैं बहुत परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ होल फेस स्पेशली द आइज, मतलब केवल ओंठों को पढ़ना ही काफ़ी नहीं, मतलब वो जितनी बातें समझती थी ओंठों को पढ़ के समझती थी। और वो कहती कि केवल ओंठों को पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, पूरे चेहरे को पढ़ना पड़ता है, और स्पेशली उनकी आँखों को पढ़ना पड़ता है कि आँखों में क्या भाव है और कैसी वो बातें कर रहे हैं। तो पूरे चेहरे के भाव को, आँखों के भाव को पढ़ के वो समझ सकती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसी के अनुसार वो उत्तर देती थी। सी स्पीक फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल, स्कॉटिश लिल मतलब जो उसके बोलने के तौर तरीका था वो बहुत ही बिना गलती, बहुत ही फ्लोलेसली था, मतलब बहुत ही बिना गलती किए हुए, बहुत ही फ्लो में बोलती थी, बिना गलती किए हुए स्कॉटिश बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, वो कहती माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो बोलचाल की भाषा साफ है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वो इस बात को कहती है कि जब मैं 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी बोलचाल की भाषा एकदम स्पष्ट है। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। तो लेकिन इस बात का लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और जापान की जो मूल भाषा थी उसको कैसे सीखा, क्योंकि ना वो जापानी थी ना वो फ्रांसीसी थी, लेकिन वो तभी फ्रेंच बोलती थी, जैपनीज बोलती थी। तो इस बात को समझना कठिन है कि वो फ्रेंच कैसे बोलती थी, जैपनीज किस प्रकार से बोलती थी। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, और जहाँ तक कि संगीत की बात है वो बताती, जहाँ तक कि संगीत की बात है, इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से अंदर जाता है। इट टिंगल्स इन स्किन, मतलब ये टिंगल मतलब झुंझुनाता है, इसमें लिखा है कि जो त्वचा को ये झुंझुनाता है। माई चीक बोन्स एंड एवरी इन माई हेयर्स, मेरे गालों की हड्डियों को और मेरे प्रत्येक बाल में उसके रास्ते से अंदर जाता है। व्हेन सी प्लेस एंड द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब जाइलोफोन देखिए, जाइलोफोन बना हुआ है, जाइलोफोन को स्टिक से बजाया जाता है। तो व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, वो महसूस कर सकती द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक्स, उसकी जाइलोफोन की स्टिक से, निछड़ियों से होता है, वो उसकी फिंगर टिप्स तक जाता है और उसकी वो म्यूज़िक को, जो कंपन है उसका, वो महसूस कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और मतलब ड्रम के ऊपर जब वो झुकती है तो सी कैन फील, वो महसूस करती, रिजोनेंसेस मतलब उसके गूंज को, उसकी कंपन को, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो उसके शरीर के अंदर जाता है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, और लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर वो अपने जूते उतार देती। क्यों जूते उतार देती है? सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप टू हर लेग्स, क्योंकि उसके जो नंगे पैर से उस जो लकड़ी के तख्ते पे जो कंपन होता है उसके नंगे पैर के माध्यम से उसके पैरों के ऊपर तक पहुंच सके, जिससे वो उनके कंपन को, उसकी म्यूजिक को सुन सके, समझ सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस को, अपने जो श्रोतागण को बहुत ही ज़्यादा आनंदित करती है। इन 1991 सी प्रेजेंट्स विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में प्रेजेंटेड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में उसे सबसे ज़्यादा जो प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस मतलब सबसे ज़्यादा सम्मानित पुरस्कार, सोलोइस्ट मतलब एकल संगीतज्ञ का जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है, उसे एवलिन को दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बलार्ड्स, मतलब जेम्स बलार्ड जो प्रसिद्ध तबला वादक है, वो कहते हैं
गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट सी हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि ईश्वर ने भले ही उसकी जो सुनने की क्षमता ले ली हो, बट लेकिन ही हैड गिवन हर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ अलग दे दिया, कुछ अद्भुत दे दिया, कुछ अजीब चीज़ उसे दे दी है कि जो हम लोगों से अलग है, उसे श्रेष्ठ है। वी कैन हियर सी फील्स, हम सुन सकते हैं लेकिन वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन ऑफ अस देन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से किसी से भी अधिक वो उसको उस चीज़ को महसूस करती है। दैट्स वाई, इसीलिए सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वो इसीलिए संगीत को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेस दैट सी समटाइम ऑफ ए वर्कोहॉलिक, और एवलिन इस बात को स्वीकार करती है कि वो वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक मतलब हरदम काम करते रहने वाला वर्कोहॉलिक होता है। आई हैव जस्ट गॉट ए वर्क, मुझे केवल काम चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और उन श्रेष्ठ म्यूजिशियन से अधिक कठिन कार्य चाहिए, मतलब जो कोई अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, अच्छे संगीतज्ञ होते हैं, उनसे अधिक कठिन कार्य की वो अपेक्षा करती है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार है ये बहुत है, पुरस्कार बहुत ज़्यादा है उसके पास, कई सारे पुरस्कार शुरू से जीतती आ रही थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट मतलब लगातार नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, अपार्ट फ्रॉम मतलब अपार्ट अलग, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, कि उसने मुफ्त के जो प्रदर्शन किए थे इन प्रिजन्स मतलब जेल में, एंड हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल अस्पतालों में। सी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन, और वो जो थी वो युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है, मतलब हाई प्रायोरिटी मतलब उच्च प्राथमिकता देती है। द टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन मतलब युवा जो संगीतज्ञ थे उनकी क्लासेस में, उनकी कक्षाओं की संगीत की कक्षाओं को वो सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन द बेथोवेन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सीज, एन रिचलिन जो थी, जो बेथोवेन की थी, बेथोवेन के कोष की जो बहरे बच्चों के लिए कोष होता है उसकी जो संचालिका थी एन रिचलिन, वो कहती है सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डीप चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ सितारे के समान है। मतलब बहरे बच्चों के, जैसे बहरे बच्चे जो हो जाते डीफ हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता क्या करना है कैसे करना है, लेकिन एवलिन का जो एक उदाहरण है, एवलिन का उदाहरण जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरेशन है, बहुत ही प्रेरणापूर्ण है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो कहीं नहीं जा सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन एवलिन को देख के उनके अंदर एक इच्छा जा सकती है, वो भी कुछ कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज, और एवलिन ग्लेनी जो थी वो अपनी उम्र में अपने से 2 गुने अधिक उम्र के लोगों से ज़्यादा जो थी पा चुकी थी। क्या पा चुकी थी? अनुभव पा चुकी थी, उनसे ज़्यादा ज्ञान पा चुकी थी। नहीं, एवलिन ग्लेनी जितनी थी उससे 2 गुने उम्र के जितने भी लोग होते हैं, जितना कि वो ज्ञान पाते हैं उतना ज्ञान उनसे आधी उम्र में वो प्राप्त कर चुकी थी। सी हैड ब्रॉट परक्यूशन इन द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे लेके आए, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में तबला वादन तो पहले चलता नहीं था, लेकिन एवलिन ग्लेनी का ही प्रयास था कि तबला वादन जो है, तबला बजाना, ये ऑर्केस्ट्रा में चलने लगा। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन वेरी मूविंग, और डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब होता है पूरा कर लिया है, दैट इट कैन वेरी मूविंग यहाँ पे हिल चलने वाला मूविंग नहीं है, ये मूविंग है कि किसी के हृदय में टच करना, किसी के अंतरात्मा में टच करना। क्लियर? शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन फॉर दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और ये उनके लिए प्रेरणा है जो हैंडीकैप्ड है, जो किसी तरह से अपाहिज है। पीपल हु लुक टू हर एंड सेज, जो लोग उसे देखते हैं वो कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो इसे कर सकती है, आई कैन, हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, उसने लाखों लोगों को आनंदित किया है, लाखों लोगों के मन में प्रेरणा भरी है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर इसका ख़त्म होता है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर वो हमारे सामने आता है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप इसे पूरी तरह से पढ़ के तैयार हो जाइए और समझ लीजिए। उसके बाद जस्ट ही इसके तुरंत बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी आप करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए, और उसके बाद फिर इसके सेकेंड पार्ट को मैं पढ़ाऊँगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन को जो मैंने पढ़ाया है आपकी समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इसमें जो मीनिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मीनिंग को आपने वीडियो पुश करके लिख भी लिया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। और हाई स्कूल या 11वीं के जो बच्चे देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनका भी जो क्वेश्चन आंसर की क्लास है वो चल रही है। एक लेसन हर क्लास का मैं पूरा कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो के ऊपर आई बटन पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उनके क्वेश्चन आंसर की क्लास देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके लेसन्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।